आज का जो लेक्चर रहेगा, ठीक है, वो हमारा रहेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख या स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो स्पेसिफिकली मेन एजेंडे को लेकर यूएनओ के अंडरनीथ काम करती है। तो पहला इसमें जो आ जाएगा, दैट इज आवर एफएओ। यानी कि पहला कौन सा है? एफएओ। इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसमें आ जाएगा आईएलओ। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है आईएमएफ। तीसरी महत्वपूर्ण एजेंसी कौन सी है? आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या रहेगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी हम इसको सबको देखेंगे कि इसके स्थापना कब हुई, ठीक है, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जस्ट वी आर ब्रीफिंग दिस। एंड यूएनएस, यूनेस्को बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यूनेस्को। ठीक है, यूएनईएससीओ। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कई बार फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। कई बार ऐसे भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो यूएनईएससीओ है, इसमें ई का मतलब क्या है? एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, एनवायरमेंट है, या अदर थिंग्स है। ठीक है, इस तरह से तो आपसे इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है? एजुकेशनल है। ठीक है, एजुकेशन में नहीं है, क्या है? एजुकेशनल है। और एस का मतलब क्या है? साइंटिफिक है। सी का मतलब क्या है? कल्चरल। इसका मतलब क्या है? हमारा कल्चरल है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दैट इज यूनिसेफ। ठीक है, UNICEF, यूनिसेफ। इसका नाम क्या कर दिया है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया है। एंड डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म रहेगी आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और लास्टली आएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप एटसेट्रा। ये मेजर जो एजेंसी है दैट वर्क्स अंडर द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आती है हमारे पास? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आती है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, फूड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसके मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला है टू रिड्यूस द हंगर। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एफएओ का, मतलब ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है? टू रिड्यूस द हंगर, यानी कि भूखमरी को कम करना। दूसरा इसमें टू इंप्रूव न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन है उसको इंप्रूव करना, वेल बींग को इंप्रूव करना चाइल्ड की। और दूसरा तीसरा जो पॉइंट आएगा, दैट इज द प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग ग्लोबली। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब क्या है? सतत कृषि। क्या होती है सतत कृषि या सस्टेनेबल फार्मिंग? इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत कृषि के नाम से बोलते हैं। होती क्या है ये सतत कृषि? क्या होती है? ऐसी कृषि जो मतलब कि अगर आज हम भरपूर पैदावार कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आज तो हम मतलब कि इसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हैं, लेकिन कल दिन हम जो अपनी लैंड है उसको इनफर्टाइल कर दे, मतलब उसमें कुछ भी उगने लायक ना बचे, वो बंजर बन जाए। ऐसी कृषि नहीं करनी है, हमने ऐसी कृषि करनी है जिससे कि आज तो हम पैदावार करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उतनी ही पैदावार पैदा कर सके। तो इस तरह के हमने मतलब कि रिसोर्सेज या जो हमारे पास फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, यूज करने हैं, ताकि मैक्सिमम हमारा आउटपुट ग्रो भी करे और प्रेजेंट की नीड भी फुलफिल हो और फ्यूचर की नीड से कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये हमारे पास क्या किसका पार्ट है? दैट इज द पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फार्मिंग। अगर हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें एफएओ की, तो इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन रोम, इटली। ठीक है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। तो ये की पॉइंट्स आपने याद रखने इसके। ठीक है, इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एफओ ए के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो कौन से हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। तीन चीजें तो मेजरली आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी कौन सी आ जाएगी आपके पास? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपके पास आईएलओ में पहला जो इसका पर्पस की बात करेंगे, व्हाई इट इज फॉर्म्ड या ऑर्गेनाइज, सो एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैसे आपको पता है कि इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि इसका जो मेजर एजेंडा होगा वो लेबर के वेलफेयर के लिए होगा, निश्चित तौर से यही होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो काम किया जाएगा वो कौन सा होगा? सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशल का मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय के ऊपर ये काम करेगी आपकी आईएलओ। दूसरा जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, लीडिंग टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस। यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस, इसका मतलब क्या है कि भाई आप इसको सार्व मतलब कि आप यूनिवर्सली
पीस बनाने के लिए, पीस का मतलब शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, जितने भी हमारे पास क्योस होते हैं या सोशल एंड इकोनॉमिक अनजस्ट एक्टिविटीज होती है उसको रोकना है, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना है, उसके लिए इसमें काम करना है। इवन दो कि फंड भी जनरेट करती है, फंड भी देती है, ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें बेसिक इसकी रोल की बात करें तो सेट इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय लेबर स्टैंडर्ड है उसको ये सेट करती है, उसके एजेंडे को सेट करती है कि जो लेबर के लिए बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वर्क आवर्स ऑफ वर्किंग कितने होने चाहिए, उनका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो, उनके लिए एनवायरनमेंट कैसे हो, क्या क्या बेसिक बुनियादी जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सब चीजें इसके अंदर बताई जाती है या इससे गाइडलाइन जारी की जाती है। दूसरा इसमें आएगा डेवलप पॉलिसीज, यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ नीतियों का निर्माण करना। तीसरा इसमें प्रोवाइड टेक्निकल कोऑपरेशन। तीसरा कौन सा आ जाएगा, टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है, जो आज की डेट में जरूरी है जिससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करना किसका काम है, आईएलओ का। मतलब कि एक तरह की पॉलिसी फ्रेमिंग का काम करती है। ऐसे नहीं है कि भाई ये पूरा का पूरा हर एक छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी, ठीक है। इसका काम है कि एक वास्ट लेवल में एक आइडिया और एक पॉलिसी या आप एक तरह से आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर जो एडवांसमेंट है उसको प्रेजेंट करना लोगों के सामने और उसके अकॉर्डिंग लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करना। ये बेसिक मुद्दे हो सकते हैं। फिर इसमें अगर बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो यहाँ पर अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात देखें तो हमारे पास यहाँ पे डेट है इन 1919। कब आया, 1919, बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज। कौन सी ट्रीटी से, वर्सैलीज, एज एन इसमें एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ नेशन। उस समय देखो हमारे पास यूनाइटेड नेशन नहीं था, मैंने पहले बताया कि जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ तो उस समय हमारे पास कौन सा था, लीग ऑफ नेशन था, ठीक है। तो इस लीग ऑफ नेशंस की एक ये एफिलिएटेड एजेंसी के तौर पे इसकी स्थापना 1919 में हो जाती है, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे तो आईएलओ के तौर पे इसने कब से काम करना शुरू किया, द आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन became the first affiliated specialized agency of the UN in 1946। तो ये यूनाइटेड नेशन की जो पहली एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पे जो जुड़ी थी वो कौन सी थी हमारे पास, आईएलओ थी। कब जुड़ी थी, 1946 में जुड़ी थी। और इसके साथ साथ आईएलओ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1969। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया इसे, इसे नोबेल प्राइज दिया गया 1969 में। किसको नोबेल प्राइज दिया गया, आईएलओ को, ठीक है। और कौन सा प्राइज दिया, नोबेल प्राइज फॉर पीस, किसी शांति का पुरस्कार, ठीक है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएलओ, ठीक है। आप यहाँ जब जब ये 1946 में आईएलओ बनता है तो उस समय से लेकर, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि उस समय से लेकर ही भारत भी इसका सदस्य है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएलओ एंड इट हैज बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ द आईएलओ। ये भी याद रखना, ठीक है। दो चीजें क्या है कि फाउंडिंग मेंबर, दूसरा परमानेंट मेंबर। कौन, इंडिया, किसका, आईएलओ का। बस इतना सा याद रखना। और कब से लेकर, गवर्निंग बॉडी सिंस 1922 से। फर्स्ट आईएलओ ऑफिस, ये भी याद रखना, फर्स्ट आईएलओ ऑफिस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1928। 1928 में पहला भारत में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस स्टार्ट किया गया। एंड अगर हेडक्वार्टर की बात करें इसकी, किसकी हेडक्वार्टर की, आईएलओ के हेडक्वार्टर की, तो कहां पे ये, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। एंड डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, गोए रेडर, ठीक है। कौन आएगा इसके, इसको आप कैसे लिख सकते, गोए राइडर, ठीक है, RYDER। ये नाम, ये नेम तो चेंज भी हो जाते हैं समय के साथ, तो आप इसको अपडेट करिएगा जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय देख लेना कि उसमें करंट कौन हो गया है ना। फिर इसके बाद आती है थर्ड आईएमएफ। तीसरी नंबर पे कौन सी आ गई हमारे पास है, आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1944। कब इसकी स्थापना होती है, जुलाई 1944 में होती है। और इट बिगन्स ऑपरेशन इन दिसंबर 1945। तो ये दो तरह से सवाल पूछ सकता है यहाँ पे आईएमएफ से आपको। पहला सवाल ये है आईएमएफ से कि आईएमएफ की स्थापना कब होती है, तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है 1944 में होती है। और दूसरा इसमें सवाल ये पूछा जा सकता है आपके कि इसने अपना ऑपरेशन कब से स्टार्ट किया, तो ये आएगा दिसंबर 1945। ये दो पॉइंट याद रखना।
विद इट्स फर्स्ट 29 मेंबर, यानी कि जब आईएमएफ बना था तो उसमें कुल कितने सदस्य जुड़े थे, तो आप याद रखिएगा 29 मेंबर्स टोटल इसमें एस्टेब्लिशमेंट के टाइम थे। एंड इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी है, अगेन यूएसए। एंड देन आता हमारे पास नाउ टोटल मेंबर 190 प्लस है, कितने हैं 190 मेंबर, 91 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद मेन फंक्शन की अगर हम इसमें बात करें किसकी, आईएमएफ की, आईएमएफ के यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोलते इसको, या है ना, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मेन फंक्शन की बात करें तो सर्विलियंस, पहला क्या आएगा सर्विलियंस, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जो भी मॉनेटरी फंड से रिलेटेड या फंड से रिलेटेड है, इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड है, उसकी जांच पड़ताल करना किसका काम है, आईएमएफ का काम है। फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि ऐसे देश जिनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स चल रहा है या वित्तीय घाटे से बहुत ज्यादा या डेट में आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर आर्थिक सहायता प्रदान करना, फाइनेंशियल या वित्तीय सहायता प्रदान करना भी आईएमएफ का काम है। मतलब क्या सहायता देती है, जैसे आपने देखा होगा कि आईएमएफ ने अभी पाकिस्तान को भी कुछ एड दी थी, उनको भी पैसा दिया था, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब कि उन देशों के लिए दी जाती है जो आर्थिक क्राइसिस से या आप हो सकते हैं कि प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। तीसरा आता है कैपेसिटी डेवलपमेंट, यानी कि जो आपकी आर्थिक मजबूती है या आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको मजबूत करना भी आईएमएफ का काम रहता है। तो ये की पॉइंट्स है, की इंडिकेटर्स है इसके। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज यूनिसेफ। फोर्थ कौन सा हमारे पास है, यूनिसेफ, UNICEF, एंड इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या बोलेंगे हम इसको, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से जानते हैं, बट इसको अर्लियर जो नाम दिया गया था वो दिया गया था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या दिया गया था इसको, इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो ये इसका फुल नेम है, ये अर्लियर नेम है, ठीक है। ये कैसा है, ये पहला का नेम है, और अब इसे किस नाम से जाना जाता है, चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना जाता है ओनली, ठीक है। एंड इसकी अगर फाउंडेशन की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। कहां पे रहेगा इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और अगर इसके स्टैट्यूट की बात करें तो इट इज आल्सो द यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। और इसके अगर मोटो की बात करें, इसके उद्देश्यों की बात करें, ठीक है, स्पेसिफिक जो मोटो है दैट इज फॉर एवरी चाइल्ड, यानी कि सभी तरह के बच्चों के लिए ये काम करेगी। उनके इमरजेंसी में जो भी नीड है उसको फुलफिल करना इसका काम रहेगा, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट का काम करना, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ओरिजिन की बात करें तो क्रिएटेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। कब बनाई गई इसे, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई। और अगर इसके एम की बात करें, बेसिक एम, तो इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रन। क्या देना इनको, आपातकालीन स्थिति में खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य सुविधाएं बच्चों को देना, ठीक है, जो कि मतलब किसी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए सभी तरह की सहायता प्रदान करना यूनिसेफ का काम है। एंड परमानेंट यूएन बॉडी सिंस 1953, यूएन की है 1953 से परमानेंट बॉडी के तरफ स्थायी सदस्यों के तौर पे काम कर रहे हैं, या स्थायी जो बॉडी है वर्क। और उसके बाद इसमें क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास है दैट इज इन 190 प्लस कंट्रीज, यानी कि इसमें अभी अगर यूनिसेफ की बात करें आप तो यूनिसेफ कुल मिला के 190 से अधिक देशों में काम कर रहा है। कितने देशों में काम कर रहा है, 190 से अधिक देशों में ये काम कर रहा है। देश हो चाहे वो टेरिटरीज हो, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हो, ठीक है। एंड इंडियाज ऑफिस की बात करें, भारत में इसका जो ऑफिस की बात करें तो यूनिसेफ ऑफिस एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1949, ठीक है, 1949 में पहला ऑफिस इसका स्थापित किया गया था। एंड कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें, यूनिसेफ के कोर ऑब्जेक्टिव, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, पहला। दूसरा, चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, सेकंड पॉइंट चाइल्ड सर्वाइवल। चाइल्ड सर्वाइवल का मतलब क्या बना, जो प्रत्याशा दर है उसको बढ़ाना और उसके विकास के लिए काम करना। एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू, तीसरा पॉइंट देना है कि यूनिवर्सल एक्सेस किसके लिए, बच्चों के लिए, किस चीज में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और न्यूट्रिशन में, और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सभी मतलब कि सभी तरह के बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका,
टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, यानी कि समानता, जेंडर समानता, ठीक है, इक्वालिटी। यूनिसेफ इन एसडीजी। अब ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे निम्न में से कौन से ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूनिसेफ के भी एजेंडा है, ठीक है, यूनिसेफ का भी एजेंडा है, तो ये आपने याद रखना। वैसे तो आपको इन जनरल एसडीजी अलग ही रहता है, टॉपिक है ना, बट मैंने यहाँ पे इसके साथ भी इसको कनेक्ट करके बताया आपको, ठीक है। यूनिसेफ के जो उद्देश्य है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के भी उद्देश्य है, जैसा कि एसडीजी 2 है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, वो बात करता है जीरो हंगर, और ये भी हंगर की बात करता है, न्यूट्रिशन की बात करता है। इसमें एसडीजी 3 है, दैट इज गुड हेल्थ, सिमिलरली यूनिसेफ भी गुड हेल्थ की बात करता है बच्चों के लिए। एसडीजी 4 है, दैट इज द क्वालिटी एजुकेशन, और यही हमने यहाँ पे यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की अभी यूनिसेफ में। और एसडीजी 5 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एसडीजी 5 किसकी बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसकी बात कर रहा है, आपकी जेंडर इक्वालिटी की। और यूनिसेफ भी जेंडर इक्वालिटी, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या था यूनिसेफ का, जेंडर इक्वालिटी, उसकी बात करता है। और एसडीजी 6 किसकी बात करता है, क्लीन वाटर, और यही हमने जेंडर इक्वालिटी के बाद हमने उसमें एक क्लीन वाटर की बात भी की थी और सैनिटेशन की बात की थी। सिमिलरली एसडीजी का भी यही गोल है। तो प्रमुख हमारे पास है जो बेसिक जो गोल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरा सस्टेनेबल गोल, तीसरा सस्टेनेबल गोल, चौथा, पांचवा, छठा, ये सीक्वेंस में 2 3 4 5 6, ये सभी एजेंडा यूनिसेफ के एजेंडे का भी पार्ट है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो इतना ही आज हम इसमें करेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे, ठीक है।